नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश है, मंदी का सवाल ही नहीं। आयकर रिटर्न दाखिल करने के अंतिम दिन 31 जुलाई को रिकॉर्ड 72,42,000 आईटीआर जमा किए गए। पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती पर आज नई दिल्ली में तिरंगा उत्सव मनाया जा रहा है। पात्रा चौल धनशोधन मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत 4 अगस्त तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में। अलकायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी की अमेरिका के ड्रोन हमले में मौत। मौसम विभाग का अगस्त और सितंबर में मानसून सामान्य रहने का अनुमान। राष्ट्रमंडल खेलों में सुशीला देवी ने जूडो में रजत पदक जीता। और दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 5 विकेट से हराया। तीसरा मैच आज वार्नर पार्क में। समाचार प्रभात में मनोज के साथ मैं विशाल शर्मा। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। अमृत महोत्सव क्विज का कल का प्रश्न था, किस स्वतंत्रता सेनानी ने वर्ष 1940 में हॉलवेल स्मारक विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है। भाग्यशाली विजेता हैं नई दिल्ली में द्वारिका से रजनीश कुमार। मैं रजनीश कुमार ऑल इंडिया रेडियो अमृत महोत्सव क्विज का विजेता बनने पर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मैं पिछले 1 साल से, जब से ये क्विज स्टार्ट हुआ था, तब से कंटिन्यूअस कोशिश कर रहा था, लेकिन आज जाके फाइनली मैं सेलेक्टेड हुआ। मैं आकाशवाणी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनसे हमें बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ अपने लोगों के बारे में, अपने स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जानने को मिला। और अब अमृत महोत्सव क्विज का 102वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के उस क्रांतिकारी का नाम क्या था जो अंग्रेजों को हराने में विदेशी सहायता जुटाने के लिए काबुल की यात्रा पर गए थे और इस दौरान खराब स्वास्थ्य के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के उस क्रांतिकारी का नाम क्या था जो अंग्रेजों को हराने में विदेशी सहायता जुटाने के लिए काबुल की यात्रा पर गए थे और इस दौरान खराब स्वास्थ्य के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsavquiz@prasarbharati.gov.in। इसे एक बार फिर सुन लें। व्हाट्सएप नंबर 8826546262 और ईमेल पता amritmahotsavquiz@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता होगी। भारत की यात्रा पर आए मालदीव के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी भेंट करेंगे। श्री सोलिह 4 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है।
हिंद महासागर क्षेत्र में मालदीव भारत का प्रमुख पड़ोसी है और भारत की पड़ोसी पहले की नीति में एक विशेष स्थान रखता है। 1965 में मालदीव की आजादी के बाद उसे मान्यता प्रदान करने और इस देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में भारत का नाम शामिल है। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच सहयोग के सभी क्षेत्रों में तीव्र बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रपति सोलिह की यह यात्रा दोनों नेताओं को इस व्यापक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करने और इसे और गति देने का अवसर प्रदान करेगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि मुश्किल दौर में पूरा देश एक होकर खड़ा हुआ और यही कारण है कि आज हम शेष दुनिया के मुकाबले अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में हैं। लोकसभा में कल महंगाई पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि महामारी के बावजूद सभी ने मिलकर प्रयास किए, जिसके लिए देश की जनता को श्रेय दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैश्विक एजेंसियां लगातार कह रही हैं कि दुनिया में आर्थिक स्थितियां खराब हैं, इसके बावजूद भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और मंदी का तो सवाल ही नहीं है। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि कमरतोड़ महंगाई से गरीबी बढ़ती जा रही है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के भरत राम मरगनी ने कहा कि सरकार को ईंधन के वैकल्पिक स्रोतों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में संसद में महंगाई पर कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन सरकार इससे निपटने में विफल रही है। सरकार ने कहा है कि देश के ताप विद्युत संयंत्रों के पास पर्याप्त कोयला है। कल राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि भारत के ताप विद्युत संयंत्रों के पास उपलब्ध अंतिम स्टॉक की दैनिक आधार पर निगरानी की जाती है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 26 जुलाई को कोयले का स्टॉक बढ़कर 2 करोड़ 95 लाख टन हो गया, जो 31 मार्च को 2 करोड़ 56 लाख टन था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव आज लोकसभा में वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पेश करेंगे। इसका लक्ष्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करना है। राज्यसभा में कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 में संशोधन करने के लिए परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 पेश करेंगे। आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक 5 करोड़ 83 लाख से अधिक आयकर रिटर्न भरे गए हैं। राजस्व विभाग ने बताया है कि रिटर्न दाखिल करने के अंतिम दिन रविवार को 72,42,000 से अधिक लोगों ने अपना आयकर रिटर्न भरा। विभाग ने समय पर अनुपालन करने के लिए करदाताओं और कर पेशेवरों का आभार व्यक्त किया है, जिससे रिकॉर्ड संख्या में आयकर रिटर्न भरे गए। शिवसेना के सांसद संजय राउत को 4 अगस्त तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया गया है। उन्हें पात्रा चौल पुनर्विकास मामले से संबंधित धन शोधन मामले में रविवार को गिरफ्तार किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने श्री राउत को 8 दिन के लिए हिरासत में भेजने का आग्रह किया था और आरोप लगाया था कि उन्होंने प्रवीण राउत को आगे करके इस मामले में इस्तेमाल किया। विशेष सरकारी वकील हीरेन वेनेगांवकर ने दलील देते हुए कहा कि प्रवीण राउत की निर्माण कंपनी को 112 करोड़ रुपए मिले थे, जिसमें से 1 करोड़ 60 लाख रुपए संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा राउत के खातों में भेजे गए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि संजय राउत ने सबूतों से छेड़छाड़ की है और गवाहों को प्रभावित किया है। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 5वीं पीढ़ी की 5G दूरसंचार सेवाएं इस साल अक्टूबर तक शुरू किए जाने की संभावना है। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले महीने की 26 तारीख को शुरू हुई 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के दौरान 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बोलियां प्राप्त हुई। विभिन्न निम्न, मध्यम और उच्च आवृत्ति बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आयोजित की गई थी। श्री वैष्णव ने कहा कि 10 बैंडों में 72,098 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम में से 71% की बिक्री हो गई है। ऑक्शन कंप्लीट हुआ है। अगले कुछ ही दिनों में जो जितने भी दूसरी फॉर्मेलिटीज है, स्पेक्ट्रम को अप्रूव करना, एलोकेट करना, अपफ्रंट पेमेंट जो ऑपरेटर्स जमा कराएंगे, वो सब करीब करीब 10-12 अगस्त तक कंप्लीट होएगी। और जिस तरह से ऑपरेटर्स ने भी तैयारी करके रखी है, डिपार्टमेंट ने तैयारी की है और सरकार ने तैयारी की है और साथ ही साथ ऑपरेटर्स ने भी तैयारी की है। देश के कई हिस्सों में इक्विपमेंट लगाने की तैयारी चल रही है। उससे लगता है कि अक्टूबर में हम 5G देश में लॉन्च होने की स्थिति में हम लोग होंगे। तो अभी सबने सफिशिएंट
स्पेक्ट्रम खरीदा है, जिसके कारण हमें पूरी आशा है। साथ ही साथ जो टावर में और फाइबर के लगाने में जो रिफॉर्म्स हुए हैं, अब कुछ मिनटों में हो जाता है, कुछ घंटों में अप्रूवल्स आ जाते हैं। तो 2.5 लाख से ज्यादा टावर्स के परमिशंस इस बीच दिए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डिजिटल संपर्क सरकार की नीतिगत पहलों का प्रमुख हिस्सा है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार डिजिटल संपर्क को बढ़ावा दे रही है। 2014 के 10 करोड़ ग्राहकों की तुलना में आज 80 करोड़ ग्राहकों तक ब्रॉडबैंड की पहुंच हो चुकी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विज्ञापन जो सही या वास्तविक न हो वो भ्रामक विज्ञापन है और उन कंपनियों पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। दोबारा गलती करने पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश है, मंदी का सवाल ही नहीं। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम दिन 31 जुलाई को रिकॉर्ड 72,42,000 आईटीआर जमा किए गए। पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती पर आज नई दिल्ली में तिरंगा उत्सव मनाया जा रहा है। पात्रा चौल धन शोधन मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत 4 अगस्त तक प्रवर्तन निदेशालय के हिरासत में। अलकायदा सरगना ऐमान अल जवाहिरी की अमेरिका के ड्रोन हमले में मौत। मौसम विभाग का अगस्त और सितंबर में मानसून सामान्य रहने का अनुमान। राष्ट्रमंडल खेलों में सुशीला देवी ने जूडो में रजत पदक जीता। और दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 5 विकेट से हराया। तीसरा मैच आज वार्नर पार्क में। संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली में आज तिरंगा उत्सव का आयोजन कर रहा है। स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम के अंतर्गत सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों से भरपूर संध्या आयोजित की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तिरंगा उत्सव में हिस्सा लेंगे। स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने देश के राष्ट्रीय झंडे को तैयार किया था। गांधी जी के अनुरोध पर उन्होंने भारत के राष्ट्रीय झंडे की परिकल्पना की थी। तिरंगा उत्सव के इस कार्यक्रम के समापन के अवसर पर पिंगली वेंकैया के बहुमूल्य योगदान के लिए उनके सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इस अवसर पर उनके परिवार को भी सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान हर घर तिरंगा गीत और वीडियो भी जारी किया जाएगा। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा। गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में हर घर तिरंगा अभियान को गति देने के लिए 40 LED वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्रीमती लेखी ने 13 से 15 अगस्त तक अपने अपने घरों में ध्वजारोहण कर आम लोगों को हर घर तिरंगा अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान सुझाव दिया था कि लोगों को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 2 अगस्त से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर तिरंगा लगाना चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। 2 अगस्त का हमारे तिरंगे से एक विशेष संबंध भी है। इसी दिन पिंगली वेंकैया जी की जन्म जयंती होती है, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया। मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
केंद्र ने देश में मंकीपॉक्स संक्रमण की निगरानी और आवश्यक परामर्श उपलब्ध कराने के लिए कार्यदल का गठन किया है। ये दल इस संक्रमण की रोकथाम के लिए नैदानिक सुविधाओं और टीकाकरण की संभावनाओं का पता लगाएगा। कैबिनेट सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और प्रधानमंत्री कार्यालय में अपर सचिव की बैठक में ये निर्णय किया गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे स्वास्थ्य और आरोग्य पर फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इस कार्यक्रम में डॉक्टर पीयूष रंजन मंकी पॉक्स, कोविड की एहतियाती डोज और वायरल फीवर से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टेलीफोन नंबर 011-2342123 और 011-23421764 पर सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता अपने प्रश्न #AskAIR से हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी भेज सकते हैं। गुजरात में अब तक लंपी त्वचा रोग के लिए 54,000 से अधिक मवेशियों का इलाज किया जा चुका है। राज्य के कृषि मंत्री राघव जी पटेल ने कहा कि राज्य सरकार ने इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। अब तक 8 लाख से अधिक मवेशियों का टीकाकरण किया जा चुका है। बीमारी के प्रसार की जांच के लिए एक राज्य स्तरीय कार्यबल का गठन किया गया है। स्थिति की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष भी शुरू किया गया है। राज्य के सौराष्ट्र और उत्तरी गुजरात क्षेत्र सहित लगभग 20 जिलों में ये संक्रमण फैल चुका है। प्रदेश में अब तक लंपी त्वचा रोग से 1,200 से अधिक मवेशियों की मौत हो चुकी है। अमरीकी अधिकारियों के अनुसार अलकायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी अफगानिस्तान में CIA के ड्रोन हमले में मारा गया है। इससे संबंधित कार्रवाई को सप्ताहांत पर अंजाम दिया गया। मिस्र के नागरिक जवाहिरी पर $2.5 करोड़ का इनाम था। उस पर आरोप था कि उसने वर्ष 2001 में अमेरिका में 9/11 हमले में समन्वय किया था, जिसमें करीब 3,000 लोग मारे गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से इस कार्रवाई के बारे में व्हाइट हाउस से राष्ट्र को संबोधित किया। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने ड्रोन हमले की पुष्टि की है और इसकी कड़ी निंदा की है। तालिबान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का उल्लंघन बताया है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल की खबरों के साथ हैं खेल डेस्क से आनंद श्रीवास्तव। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के चौथे दिन भारत ने 3 पदक जीते। जूडो में महिलाओं की 48 किलोग्राम भार वर्ग में सुशीला देवी ने रजत पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 60 किलोग्राम वजन वर्ग में विजय कुमार यादव ने कांस्य पदक जीता। भारोत्तोलन में महिलाओं के 71 किलोग्राम वर्ग में हरजिंदर कौर ने 212 किलोग्राम भार उठाकर कांस्य पदक जीतने में कामयाबी पाई। हरजिंदर ने इस उपलब्धि को खास बताया। मेडल आ गया, बहुत हैप्पी हूं मैं। बहुत सपोर्ट किया है पेरेंट्स ने, भाई ने, मेरे कोच परमजीत शर्मा, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उनको बहुत उम्मीद थी कि मैं गेम्स में मेडल लूंगी, शायद उनकी उम्मीद थी, इसीलिए आज मेडल आया मेरा। बैडमिंटन के मिक्स्ड टीम इवेंट में भारत ने सिंगापुर को हराकर फाइनल में जगह बनाते हुए पदक पक्का कर लिया है। फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से होगा। टेबल टेनिस के पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने नाइजीरिया को पराजित कर खिताबी मुकाबले में जगह बनाकर पदक सुनिश्चित कर लिया है। स्वर्ण पदक के लिए भारत का मुकाबला सिंगापुर से होगा। लॉन बॉल में महिला टीम ने फाइनल में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। पुरुष हॉकी में भारत और इंग्लैंड के बीच मैच 4-4 से ड्रॉ रहा। स्क्वॉश में सौरभ घोषाल पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि जोशना चिनप्पा को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। मुक्केबाजी में मोहम्मद हसमुद्दीन और अमित पंघल अपने अपने भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। तैराकी में श्रीहरि नटराज फाइनल में 5वें स्थान पर रहे। जिम्नास्टिक में प्रणति नायक 5वें स्थान पर रहीं। पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया पहले, इंग्लैंड दूसरे और न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर है। भारत 3 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य सहित 9 पदक लेकर 6ठे स्थान पर है। सुनिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ रोजाना शाम 7:20 पर। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको देना है कॉमनवेल्थ गेम्स पर पूछे गए एक आसान सवाल का जवाब। आप अपना जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता को टीम इंडिया की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स कैन प्रतिदिन शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 5 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली है। तीसरा T20 मैच आज सेंट किट्स के वार्नर पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा।
आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में शामिल है और आकाशवाणी से हर रोज हम लेकर आते हैं आपके लिए इसी संघर्ष की एक झलक। 2 अगस्त 1858 को भारत सरकार अधिनियम को शाही सहमति प्राप्त हुई। जब 1857 में स्वतंत्रता का पहला युद्ध हुआ तो इंग्लैंड में कंपनी शासन के विरुद्ध कड़वाहट चरम पर पहुंच गई थी। इसने ब्रिटिश सरकार के लिए झटके का काम किया। ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध व्यापक आक्रोश था क्योंकि 1857 की क्रांति के लिए कंपनी की नीतियों को दोषी ठहराया गया। युद्ध के डर ने अंततः ब्रिटिश ताज को भारत का प्रशासन अपने हाथों में लेने के लिए विवश कर दिया। इस तरह 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम पारित किया, जिससे भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार ब्रिटिश सरकार को मिल गया। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत की साम्राज्य उपाधि के साथ ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु बन गईं। ये अधिनियम अगला भारत सरकार अधिनियम 1919 आने तक सबसे लंबे समय तक प्रशासन की आधारशिला बना रहा। हम स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था। वे विजयवाड़ा में गांधी जी से मिले और उन्हें झंडे के विभिन्न डिजाइनों के साथ अपना प्रकाशन दिखाया। राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए गांधी जी ने तब वेंकैया से 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में नया ध्वज डिजाइन करने के लिए कहा। वेंकैया के डिजाइन किए गए इस ध्वज ने टेम्पलेट के रूप में कार्य किया और उसी के आधार पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज विकसित हुआ। सदा 2009 में उनकी याद में एक डाक टिकट भी जारी किया गया। 2015 में तत्कालीन शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने आकाशवाणी विजयवाड़ा के मुख्य भवन का नाम पिंगाली वेंकैया के नाम पर रखा और इसके परिसर में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। महान राष्ट्रवादी नेता पिंगाली वेंकैया को हमारा शत शत नमन। आज हम मुंबई के मेहल सिंह और सुगुत सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और कई अवसरों पर अंग्रेजों से लड़ाई की थी। उन्होंने विद्रोहियों के समूह को भी संगठित किया, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की और उन्हें ब्रिटिश प्रतिष्ठानों पर हमला करने और हथियार खरीदने के लिए अंग्रेजों की संपत्तियों को जब्त करने के लिए प्रेरित किया। मेहल सिंह और सुगुत सिंह को एक कार्रवाई के दौरान कंपनी के सैनिकों ने पकड़ लिया। उन पर अंग्रेजों से विद्रोह करने और विद्रोह के लिए उकसाने का मुकदमा चलाया गया था और लोहे की बेड़ियों में जकड़कर आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई और उनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया गया। उन्हें मार्च 1859 में बंबई से अंडमान द्वीप समूह ले जाया गया, जहां 2 अगस्त 1859 को कारावास में उनकी मृत्यु हो गई। वीर स्वतंत्रता सेनानियों मेहल सिंह और सुगुत सिंह को हमारा नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी दयाल को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 1914 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। वे किसान थे। 2 अगस्त 1942 को वे किसानों के प्रति सरकार की नीति के विरोध में शहर में किसानों के जुलूस में शामिल हुए। जुलूस पर पुलिस की गोलीबारी में उन्हें गोली लगने से गंभीर चोटें आईं और उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई। बहादुर शहीद दयाल को हमारा नमन।
आज बस इतना ही। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग की आज की कड़ी संपन्न होती है। मौसम विभाग ने अगस्त और सितंबर महीने में सामान्य मानसून की संभावना व्यक्त की है। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि इन 2 महीनों के दौरान पूरे देश में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। मानसून सीजन में अभी तक जो बारिश हुआ है कंट्री जो होल अच्छा बारिश हुआ है और सामान्य से 7% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड किया गया है। अभी हमारा जो पूर्वानुमान है कि अगस्त सितंबर में भी अच्छा बारिश जारी रहेगा देश में और नॉर्मल रेनफॉल या सामान्य बारिश होने का पूर्वानुमान किया गया है अगस्त सितंबर दोनों महीने को मिला के। केरल में बारिश के कारण 6 लोगों की मौत हो गई है। संपत्ति का भी भारी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। विभिन्न जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 7 दक्षिणी जिलों में आज से शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। और मनोज, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विशाल, महंगाई के मुद्दे पर संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का बयान आज के सभी समाचार पत्रों की पहली बड़ी खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, मुश्किलों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत, मंदी की आशंका शून्य। लोकसभा में वित्त मंत्री ने महंगाई पर रखा मोदी सरकार का पक्ष। हिंदुस्तान ने वित्त मंत्री के शब्दों को दिया है कि सरकार महंगाई के स्तर को 7% से नीचे लाने का प्रयासरत। यूपीए काल में महंगाई दर 9 बार दहाई अंक में रही। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी पूरी होने को भी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। जनसत्ता की सुर्खी है, दूरसंचार स्पेक्ट्रम की अब तक की सबसे बड़ी नीलामी में रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ की बोलियां आई। रिलायंस जियो ने लगाई सबसे बड़ी बोली। जुलाई में 1,49,000 करोड़ रुपए रहा जीएसटी संग्रह। नवभारत टाइम्स के मुख पृष्ठ पर है। सालाना आधार पर 28% की बढ़ोतरी। दैनिक भास्कर ने राहत शीर्षक से लिखा है, बेरोजगारी 6 महीनों में सबसे कम। रिसर्च फर्म सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के हवाले से पत्र लिखता है, अच्छे मानसून की वजह से ग्रामीण इलाकों में बढ़े कामकाज का दिखने लगा असर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार शिवसेना नेता संजय राउत को 4 अगस्त तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजे जाने को जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने अहमियत दी है। दिल्ली में शराब की निजी दुकानें आज से फिर खुलेंगी। उपराज्यपाल ने आबकारी नीति को 1 माह के विस्तार की दी अनुमति। दैनिक जागरण सहित कई अखबारों में है। दुनिया भर के बच्चों में मोटापा बन सकता है महामारी, इसे देते हुए हिंदुस्तान ने लिखा है, वयस्कों में ज्यादा वजन को लेकर दुनिया के शीर्ष 5 देशों में पहले से ही शामिल है भारत। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया आगाह। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 के दूसरे चरण के परीक्षार्थियों के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। परीक्षार्थी अब cuet.samarth.ac.in वेबसाइट पर लॉगिन करके प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरे चरण की परीक्षा 4, 5, 6, 7, 8, 10 और 20 अगस्त को होगी। और अब बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के उस क्रांतिकारी का नाम क्या था जो अंग्रेजों को हराने में विदेशी सहायता जुटाने के लिए काबुल की यात्रा पर गए थे और इस दौरान खराब स्वास्थ्य के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsavquiz@prasarbharati.gov.in। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश है, मंदी का सवाल ही नहीं। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम दिन 31 जुलाई को रिकॉर्ड 72,42,000 ITR जमा किए गए। पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती पर आज नई दिल्ली में तिरंगा उत्सव मनाया जा रहा है। पात्रा चौल धनशोधन मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत 4 अगस्त तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में। अल-कायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी की अमेरिका के ड्रोन हमले में मौत। मौसम विभाग का अगस्त और सितंबर में मानसून सामान्य रहने का अनुमान। राष्ट्रमंडल खेलों में सुशीला देवी ने जूडो में रजत पदक जीता और दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 5 विकेट से हराया। तीसरा मैच आज वार्नर पार्क में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।